हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जेपीएससी जेट के। तो आगे वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से। अ क्रिस्टल विल बी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टल भी हार्ड होते हैं, उसके भी मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होते हैं। लेकिन कोवेलेंट की अगर बात करें तो कोवेलेंट वाले जो होते हैं वो अगर हमने ले लिया, जैसे डायमंड ले लिया है ना, जो पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, काफ़ी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को हम कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं और वो काफ़ी हार्ड होते हैं और उसकी मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होती है। इसलिए आंसर इसमें क्या होगा? कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या रखा है कि द टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। तो हमें पता है बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर नॉन पोलर है मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 है, जिसमें डायपोल मोमेंट अगर नहीं है, डायपोल मोमेंट नहीं है तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसको हम वेंडर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी। 77 के बाद हम 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें सॉलिड स्टेट के फिर से एक सवाल है। पूछा गया है कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। अगर एफसीसी बना रहा है, गोल्ड एफसीसी बना रहा है, तो हमें पता है जेड की वैल्यू क्या हो जाएंगे? एफसीसी के लिए 4 हो जाएंगे, है ना। 4 कैसे हो जाएंगे पता है? कॉर्नर में होते हैं 8 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है पर कॉर्नर 1/8, प्लस फेस सेंटर में होते हैं टोटल 6 और कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो कितने हो जाएंगे? 1 + 3 दैट इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ से हम z निकाल लिया हमने। फिर हमें दे रखा है उसका मॉलिकुलर मास दे रखे हैं और डेंसिटी हमें दे रखा है ना ग्राम पर मीटर क्यूब में। हमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल पूछा है, तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू मोलर मास अपॉन a³ इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी हमें दे रखा है कितना? 19.4 ग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ए जो आएगा हम उसको मीटर में निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू 196.97 अपॉन a³ जो कि हमें निकालना है, a³ से फिर a निकालना है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4.070 एंगस्ट्रम आएंगे, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दे रखा है कि इन द बोर्स ऑर्बिट व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टोटल एनर्जी। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हमारा 13.6 Z² अपॉन n², लेकिन जो टोटल एनर्जी होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होते हैं, लेकिन साइन अपोजिट होता है ना। तो ये -13.6 Z² अपॉन n² होते हैं। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो -27.2 इंटू 10⁻² अपॉन n² होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन की बात करें तो जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा, है ना। तो जो रेशियो हो जाएंगे किसके? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा वो -1 के बराबर होगा, राइट। ठीक है, -1 के बराबर होगा, तो आंसर इसमें हो जाएंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल। हमें दे रखा है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, राइट। CH2 दे रखा है टू फॉर्म 100 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमें इसका क्या करना है? 100 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हमें पता है मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, राइट। तो मोल हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4 और हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml। तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 5 इंटू 10⁻3। अच्छा, हमारे पास जो मोलैरिटी आ रहा है वो 5 इंटू 10⁻3 मोलैरिटी आ रहे हैं किसके? ये हमारे आ रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, राइट। तो यहाँ से OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 2 OH- देगा, तो इसके जो हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 10⁻3 मोलर हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ 10⁻2 मोलर। तो जो POH आएगा हमारा वो माइनस लॉग ऑफ OH- दैट इज़ 2 आएगा, तो हम pH निकाल सकते हैं 14 - 2 दैट इज़ 12। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? 12।
ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें पूछा गया है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। हमें बेस का स्ट्रेंथ पूछा है ना, तो काफ़ी आसान हम कह सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, है ना, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से डोनेट कर देगा, है ना। तो हमें पता है कि अगर देखें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, जिसमें कार्बन CH2 माइनस मतलब sp3 कार्बन पे नेगेटिव है और एक sp पे नेगेटिव है ना, sp पे नेगेटिव है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग 3.0 होती है, राइट। और जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp3 कार्बन की वो हो जाएगी हमारा 2.5, है ना, और sp का होता है 3.25 sp कार्बन के। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखें तो सबसे पहले हमें जो डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन H+ को, वो कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो जो आसानी से डोनेट करेगा वही अच्छा बेस होगा। तो सबसे अच्छा बेस जो हो जाएगा यहाँ पे वो CH2 माइनस वाला होगा, है ना। फिर हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होंगे, ये 3 होंगे और ये 4 होंगे। ऑक्सीजन लास्ट में आएगा, है ना, और सबसे पहले CH2 माइनस, तो पहले CH2 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर H माइनस। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसका? 1, है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज को आसानी से डोनेट कर देगा H+ को वही अच्छा बेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हम 1 कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंजुगेट बेस ऑफ द NH4+ आयन। तो बेस, कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है? कॉन्जुगेट बेस कहलाते हैं किसके? एसिड के। जब एसिड एक H+ रिलीज कर देगा तो जो पार्ट बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं ना। तो अगर NH4+ एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये बनाएगा NH3+ H+। इसने H+ डोनेट कर दिया तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा ना। तो हमेशा कॉन्जुगेट बेस के लिए याद रखेंगे हम कि एक H+ का डिफरेंस होता है ना, तो एक H+ के दोनों में डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट बेस, ठीक। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जिसमें हमें पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू पियर्सन अ हार्ड बेस। पियर्सन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हार्ड बेस कौन होंगे? एंड हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम हैज़। तो हार्ड बेस कौन होंगे? ये बोल रहा है क्या कि जिसके डोनर एटम में क्या हो, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाई पोलराइजेबिलिटी हो और इजी टू ऑक्सीडाइज हो, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाई पोलराइजेबिलिटी हो और डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो, या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाई पोलराइजेबिलिटी हो और डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड बेस कौन होते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी कम हो, पोलराइजेबिलिटी लो हो और डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो, राइट, डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज हो। तो अगर हम ऐसा देखें तो इसमें हमें कोई आंसर मैच कर नहीं रहा है। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन बोनस होना चाहिए ना, बोनस होना चाहिए, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पोलराइजेबिलिटी लो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी हाई पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पे भी हाई पोलराइजेबिलिटी दे रखा है ना, और डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज तो यहाँ है, लेकिन हमें पोलराइजेबिलिटी जो होनी चाहिए उसकी वो लो होनी चाहिए, इसलिए हमें कोई आंसर यहाँ मैच होता नहीं आ रहा है ना। तो हो सकता है ये बोनस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ रिगार्डेड एज सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड कौन होते हैं? सॉफ्ट एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं हम जो जिसके पास चार्ज क्या हो, चार्ज कम हो, लो चार्ज हो, है ना, लो चार्ज हो। सॉफ्ट एसिड कौन होते हैं? जिसके चार्ज कम हो, साइज ज़्यादा बड़ा हो, लार्जर साइज हो, ठीक है। एसिड, सबसे पहले एसिड कौन होते हैं? केटाइन होते हैं बच्चे, है ना, केटाइंस होते हैं। जो एसिड होते हैं वो केटाइंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें कॉपर 2+ और कैडमियम 2+ नज़र आ रहा है ना, कैडमियम 2+ और कॉपर 2+। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद डाइल्यूशन द equivalent conductance of both strong and weak electrolyte decreases, strong electrolyte increases while that of weak electrolyte decreases.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एंड बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। तो एक्चुअल में क्या होता है, डी बेहेकल ऑन सैगर का ग्राफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हमने मूल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लिया है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लिया और इधर हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा है ना, तो इसका जो ग्राफ कुछ बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ऐसे ग्राफ बनते राइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं कुछ ऐसे ग्राफ बनते राइट, कुछ ऐसे बनते हैं। तो दोनों के बढ़ रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, दोनों के बढ़ रहे होते हैं ना। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कब होगा कम, जब हम डाइल्यूशन करेंगे। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा ही है ना, ऊपर की तरफ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन की बात करें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। तो Na2S4O6 को हम लिख सकते हैं, Na2S4O6 को हम लिख सकते हैं S4O6 2-। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, SS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S, ठीक है। याद करने का तरीका है, जब भी SnO6 2- मिले तो उसमें N-1 SS बॉन्ड बना दो, है ना, N-1 SS बॉन्ड होंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास 4 आ रहे हैं ना, तो 3 SS बॉन्ड होंगे, तो 1 SS बॉन्ड, 2 SS बॉन्ड, 3 SS बॉन्ड। और जो बीच वाले जिसमें कोई ऑक्सीजन एडेड नहीं है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और जो लास्ट में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएंगे ना, कि +5 एंड 0, 2 सल्फर हैव +5 एंड अदर 2 हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट 87th क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं हम लोग, द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन 0.1 मोलर ZnSO4। तो अगर हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और उसको जिंक सल्फेट में अगर हमने डिप कर दिया है, और हमें क्या दे रखा है, हमें E0 दे रखा है, किसका, E0 हमें दे रखा है Zn से Zn2+ का, कितना दे रखा है 0.763, है ना, ये हमें दे रखा है E0, ठीक है। एक्चुअल में अगर जिंक के E0 दिए होते हैं, अगर स्टैंडर्ड हम बात कर रहे होते हैं तो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिडक्स, और स्टैंडर्ड हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। चूंकि इसने पॉजिटिव दे रखा है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान के चलते हैं, और हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही करते हैं इसका, और ऑक्सीडेशन के ही हम इलेक्ट्रोड ये EMF निकालते हैं, ठीक है। हमें पोटेंशियल जो पूछ रखा है उसी के निकालते हैं। तो Zn से Zn2+, तो जब ई सेल की वैल्यू निकालें तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E0 सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं, है ना, अपॉन N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई सेल कितना आएगा 0.75763 माइनस 0.06/2 लॉग Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें 10⁻⁻² मोलर दे रखा है ना। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा -2, अगर हम इधर ले आएँ तो ये प्लस हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा 0.763, है ना, 0.763 प्लस 0.06। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो लगभग 0.8221 आएंगे, 0.8221, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे से करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज का कंडीशन क्या है कि सॉल्ट ब्रिज जब हम क्या करते हैं, जब हम शेल बना रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रोड को हम अलग पॉट में रखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम अलग पॉट में रखते हैं, और उसको हम ऐड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वायर के थ्रू से जब हम ऐड करते हैं तो हम उसके साथ एक सॉल्ट ब्रिज भी जोड़ते हैं ना। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सर्किट को पूरा करता है, और इसमें हम अगार अगार सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, कुछ ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसमें जो आयंस हैं उनकी जो मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, वो सेम होनी चाहिए ना। जैसे KNO3 अगर हम डाल रहे हैं तो K+ की जो आयनिक मोबिलिटी है और NO3- की जो आयनिक मोबिलिटी, जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं ना, वो है, वो सेम होना चाहिए, ताकि इधर अगर कैटाइन की कमी हो तो कैटाइन इधर आ जाए, एनाइन की कमी हो तो एनाइन इधर आ जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी बने हुए होने चाहिए, दोनों पॉट में क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए सॉल्यूशन में। तो इसलिए क्या करता है K+ और NO3- दोनों मूव करते हैं किधर, दोनों एक दूसरे में
मूव करते हैं। तो टोटल दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस NO3 माइनस आर नियरली द सेम। तो आंसर इसके हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच नेगेटिव की बात करी जा रही है ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हमें पता है जो के इक्विलिब्रियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर ये प्रोसेस क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, है ना। तो प्रोसेस क्या है, चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, जो के इक्विलिब्रियम होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होंगे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। सी आंसर हो जाएंगे इसके। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दे रखा है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो अगर रेट कांस्टेंट में हम बोले तो वो 2 to 3 टाइम्स से बढ़ जाते हैं रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं ना। तो ये 89 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 90 क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन वुड कम टू द इक्विलिब्रियम इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बिलो, है ना। तो हमने ये डिस्कस भी करा था, ये बोनस होना चाहिए क्योंकि यूनिट जो है वो गलत दे रखी है ना। तो डेल्टा एच हमें दे रखा है 80,000, राइट, 80,000 जूल दे रखा है, और डेल्टा एस हमें दे रखा है 80 जूल पर केल्विन होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा जी अगर हम लिमिटिंग कंडीशन मान के डेल्टा जी 0 कर लें फॉर स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हमें पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जो टी की वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80,000 अपॉन 80, ठीक है। तो ये लगभग 1000 केल्विन के बराबर हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, 1000 केल्विन, ठीक है। तो हमने इस क्लास में लगभग 15 क्वेश्चंस हमने देख लिए, 15 के हमने प्रॉपर सॉल्यूशन करे और हमने सबके आंसर डाले। होप आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे, काफ़ी इजी से सवाल थे ये, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करेंगे और उनके आंसर जानेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।